दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल का। एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक है वो पूरा एनसीईआरटी जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, महेश कुमार वर्णवाल। तो इसमें जितने सारे वन लाइनर क्वेश्चन आधुनिक भारत का दिया हुआ है, आधुनिक भारत का, उन सभी प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग भारत व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो समुद्री मार्ग से व्यापार हेतु भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। समुद्री मार्ग से व्यापार हेतु भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 17 मार्च 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में आया था। नेक्स्ट प्रश्न में है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन, केरल के राजा थे जमोरिन, उन्होंने ही क्या किए थे? उनका स्वागत किए थे। किसका? तो वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? तब पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी का स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये कोच्चि में की थी। कोच्चि यानी कोचीन केरल में है, कोच्चि केरल में है। यहीं पे पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपनी कोठी को स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था जो भारत में नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था पुर्तगाली वायसराय, जो भारत में सबसे प्रथम बार क्या हुआ था? प्रथम वायसराय बना था। और ये कब बना था? तो 1505 ईस्वी में बना था। 1505 ईस्वी में ये बना था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1556 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था? तो गोवा में किया गया था। गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो शांत या नीले जल की नीति लागू किया था कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने शांत या नीले जल की नीति को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी थी, यानी भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, भारत में विदेशी कंपनी कब आया था, उसके आगमन को बताना है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया किस देश का था? ये पुर्तगाल का था। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तेदो किस देश का था? देश जो था पुर्तगाल था। यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था पुर्तगाल देश का था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1498 में। 1498 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था? तो कोच्चि केरल में लगाया था। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये कहाँ का था? तो ये ब्रिटेन का था। इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कहाँ पे? तो सूरत में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में सूरत में क्या हुआ था? जो भारत में प्रथम फैक्ट्री बनी थी वो कौन बनवाया था? तो अंग्रेज बनवाया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये किस देश का था? तो ये हॉलैंड का था। ये कहाँ का था? हॉलैंड का। ये कब स्थापित हुआ? तो 1602 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में इसको स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था? तो ये डेनमार्क का था। ये इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे?
त्रावणकोर यानी त्रावणकोर में इसको स्थापित किया गया था, त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। कहाँ का था? तो फ्रांस का था। और कहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाया था? तो सूरत में लगाया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री कोची में लगाया था 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में सूरत में लगाया था प्रथम फैक्ट्री। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाया था, मसूलीपट्टनम में लगाया था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में लगाया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सूरत में लगाया था। अब हम देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ उनका क्रम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन सबसे पहले पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली के बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, फिर स्वीडिश आया। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद ब्रिटिश यानी अंग्रेज सब, फिर उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आया था। तो ये हो गया क्रम, यानी इस क्रम में यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत तक 1961 में भी यही गए। यानी सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाली कंपनी आया था और सबसे अंत में 1961 में यही गया। सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया था कौन? तो पुर्तगाली। अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता, विभिन्न देशों के खोजकर्ता जैसे वास्को डी गामा किसका खोज किया था? भारत का खोज किया था। यानी भारत में सबसे पहली बार आया था कौन? वास्को डी गामा। कोलंबस जो है किसका खोज किया था? ये अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज, वास्को डी गामा भारत का खोज। कैप्टन जेम्स कुक ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। कैप्टन जेम्स कुक किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया कैप्टन जेम्स कुक। तस्मान जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया। तस्मान जो है किसका खोज किया? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का। बार्थोलोमियो डियाज ये केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, वहीं पे ये खोज किया था कौन? बार्थोलोमियो डियाज। तो सबसे पहले भारत का खोज कौन किया था? भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। और अमेरिका का खोज किया कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन जेम्स कुक। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान। और केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में, इसका खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक वायसराय बनाया गया था? तो नीनो डी कुम्हा। नीनो डी कुम्हा के कार्यकाल में गोवा को क्या किया गया था? पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था नीनो डी कुम्हा के कार्यकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र पर? तो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति को क्या किया था? ये प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड पड़ता है, नीदरलैंड है। ये पढ़ लिए थे। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी? तो किस यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी? तो ये डच कंपनी था। डच कंपनी के द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। भारत व्यापार करने वाले भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी
कंपनी किसने आरंभ की थी? तो ये डच ने स्थापित की थी, डच ने। भारत के साथ व्यापार करने वाले संयुक्त पूंजी किसने स्थापित की थी? तो ये डच ने स्थापित की थी। कौन किया था? तो ये डच स्थापित किया था। 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ये डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो ये डच और इंग्लैंड अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का सम्राट अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 में आया था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, अस्थायी कारखाना कब लगाया गया था? 1611 में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो सर जॉन चाइल्ड था। सर जॉन चाइल्ड को क्या किया था? औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो फारुखसियर के द्वारा किया गया था। फारुखसियर के द्वारा किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फारुखसियर था। कौन था? ये फारुखसियर था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कब हुआ था? 1661 में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यानी 1661 ईस्वी में क्या किया था? इंग्लैंड के राजा के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में क्या दिया था? बम्बई द्वीप को 1668 में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और वो चार्ल्स द्वितीय जो था 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, यानी वर्ष में 10 पाउंड किराया लेकर के बम्बई द्वीप को किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया कि वो किराया दे और ये रखे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रमुख शहरों के संस्थापक। प्रमुख शहर हैं उसके संस्थापक कौन है, इसको देखते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक, शहर हो गया और ये संस्थापक हो गया। कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नॉक थे। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक। मद्रास शहर के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। और नई दिल्ली शहर के संस्थापक कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली के संस्थापक। नई दिल्ली के संस्थापक कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई के संस्थापक, बम्बई शहर के गेराल्ड अग्नियार। गेराल्ड अग्नियार बम्बई के संस्थापक कौन थे? गेराल्ड अग्नियार। गेराल्ड अग्नियार। गेराल्ड अग्नियार ये थे बम्बई के संस्थापक। तो इस शहर के संस्थापक हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो यूरोप वासियों के लिए उस समय सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ये बिहार से प्राप्त होता था। बिहार में उस समय सोरा और अफीम अधिक मिलता था।
है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय प्रयासों से की गई थी क्या चीज़? कोलबर्ट। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में। लुई 14वें के कार्यकाल में क्या किया गया था? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री को स्थापित कहाँ की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री को स्थापित कहाँ किया गया था? तो सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। कौन राजा? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला बनवाया गया था। कहाँ पे? तो पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेजी अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। वांडीवास के युद्ध 1760 कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसको पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला-साफेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला-साफेल की संधि कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में हुआ था एक्सला-साफेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध को इसी के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोलता है, अब देखिए, अब दिया है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था कई बार? 3 बार लड़ा गया था और उस तीनों बार का जिक्र किया हुआ है। कर्नाटक है युद्ध का जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था और तीसरे में क्या हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो क्रम था 1746 से 1748 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में हुआ था। 1746 से 1748 में हुआ था। किसके प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के अधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। और इस किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एक्सला-साफेल की संधि 1748 में। परिणाम अनिर्णित था, यानी ये इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था। इसका मुख्य कारण था, प्रमुख कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी में। और इसकी संधि जो है पांडिचेरी की संधि 1755 में। 1755 में पांडिचेरी की संधि की गई थी। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में उस समय था। उस समय ब्रिटेन जो था बहुत मजबूत था। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कर्नाटक का युद्ध। तीसरा कर्नाटक का युद्ध 1758 से 1763 में हुआ था। और इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। क्या कारण था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। संधि कौन सी हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। और परिणाम था फ्रांस की पराजय। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसका पराजय हुआ था? फ्रांस की पराजय हुआ था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा अगला टॉपिक है। इसमें नेक्स्ट में बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में। प्रश्न कर रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था?
तब मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1717 से 1727 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की थी? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने क्या किया है कि यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। कहा जाता है कि इस ब्लैक होल की घटना में एक छोटी सी घर में यानी छोटा सा कोठरी था, उसमें बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ के बंद कर दिया था। 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 को क्या हुआ था? अलीगढ़ की संधि हुई थी। किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो बंगाल का सेनापति उस समय कौन था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी के युद्ध से। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को। हम देखते हैं उनकी प्रमुख तिथियां कौन थी। प्रमुख घटना और प्रमुख तिथियां। घटना और वर्ष देखते हैं। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना और फिर अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को।
पहला हुआ था 12 अगस्त को, दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि, बनारस की संधि कब हुई थी? वर्ष 1773 में, 1773 में बनारस की संधि हुई थी। बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुई थी। 1773 में बनारस की संधि। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। कौन किया था? कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल के नवाब कौन था? मीर जाफर था, मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से हुई थी। किस संधि के माध्यम से? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से हुई थी। इलाहाबाद के संधि के माध्यम से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक कौन थे? उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक कौन थे? राज्य बंगाल, बंगाल के संस्थापक का स्थापना काल 1717 से 1727 तक। और संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक काल 1727 से 1700। बंगाल के संस्थापक 1727 से 1717 से 1727 मुर्शिद कुली खां इसके संस्थापक थे। हैदराबाद राज्य के स्थापना काल 1724। हैदराबाद राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1724 में। और इसके जो संस्थापक थे निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिक खां इसको कहा जाता है। चिनकिलिज खां हैदराबाद के संस्थापक थे। भरतपुर राज्य के स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। चूड़ामन एवं बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की स्थापना किए थे। कर्नाटक की स्थापना काल कौन सा है? 18वीं सदी है। और इसका सआदत उल्लाह खां इसकी स्थापना किए थे। अवध राज्य की स्थापना 1722 से 1724 ईस्वी में सआदत खां इसकी स्थापना किए थे, यानी बुरहान उल मुल्क। जयपुर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। जयपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह ने किया था। जयपुर की स्थापना कौन किया था? सवाई राजा जय सिंह ने किया था। सवाई राजा जय सिंह ने किया था। रूहेल पठान राज्य जो है 18वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था। और कौन किया था? मोहम्मद खां बंगस। रूहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस। मैसूर की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हैदर अली किए थे। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली किए थे। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल।
नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य एवं पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर अगला टॉपिक है। क्षेत्रीय राज्य एवं पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया से। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य संपन्न हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य संपन्न हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने पूरी आँख की रोशनी छीन ली थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब? तो 1845 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि द्वारा। 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कब हुआ था लाहौर की संधि? 1846 ईस्वी में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। महत्वपूर्ण संधियाँ देखते हैं। महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 ईस्वी में। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1806 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1806 में। अमृतसर की संधि 1809। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 1849 को हुए जालियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी। हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था, उसकी सारणी दिया गया है। देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1767 से 1769 में हुई थी।
और इसका शासक जो था हैदर अली था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेल्ट था। और संधि कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। इसकी विशेष जो थी कौन थी? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, यानी अंग्रेज से ये हैदर अली पराजित नहीं हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। 1780 से 84 में हुआ था और इसका जो शासक था हैदर अली था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और इस कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि 1784। तो मैंगलोर की संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, यानी हैदर अली की जब मृत्यु हो गया तो किसके नेतृत्व में हुआ था? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति क्या हो गया था? बहुत ही कमज़ोर हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और संधि हुई थी मैसूर की सहायक संधि। मैसूर की सहायक संधि के द्वारा चतुर्थ आंग्ल युद्ध को समाप्त किया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के सहायक संधि की थी। टीपू सुल्तान का मौत हो गया था। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने नेपोलियन से की है। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा नेपोलियन से की है। किसकी तुलना? तो महाराजा रणजीत सिंह की तुलना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ अगला टॉपिक है। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है उसको देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय में लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया था द्वैध शासन को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। और द्वैध शासन को 1772 में समाप्त भी किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 1873 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1874 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। ये पहली बार प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी यानी आईएएस बने थे। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग है, उसको देखते हैं। आयोग एचिंसन आयोग कब हुआ था? तो 1886 में। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। एचिंसन आयोग 1886 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912 में।
और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल था। इस लिंकटन आयोग कब? वर्ष 1912 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 में और गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग 1923 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग 1923 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? दिल्ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, बस इतना ही याद रखना है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। कब स्वीकार किया था? 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। कब स्वीकार किया था? 1798 में। व्यापकता का सिद्धांत राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकता सिद्धांत और राज्य हड़प की नीति लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकता सिद्धांत और राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य का निर्माण हो। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य का निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। यानी राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं पाते। यानी जो भी राज्य के राजा हैं, उनके अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकते हैं। बैन लगा दिया। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउट्रम रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किया था। आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। अब देखते हैं कि व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य कौन कौन से, यानी किस किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। राज्य है और ये वर्ष दिया गया है। सतारा को कब मिलाया था? तो 1848 में। सतारा को कब मिलाया? 1848 में। जैतपुर को कब मिलाया था? 1849 में। सतारा 1848, जैतपुर 1849। संभलपुर को कब मिलाया? 1849 में। संभलपुर को भी कब मिलाया था? 1849 में। बघाट को कब मिलाया था? 1850 को। बघाट। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत बघाट को कब मिलाया गया था? 1850 में। उदयपुर को कब मिलाया गया? 1852 में। उदयपुर को कब मिलाया गया? 1852 में। झांसी को कब मिलाया गया? 1853 में मिलाया गया था। नागपुर को कब मिलाया गया? 1854 में। और अवध को मिलाया गया 1856 को। तो झांसी को 1853 में और अवध को 1856 में और सतारा को मिलाया गया 1848 में। अगला देखते हैं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी आईपीसी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि।
लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग। कब था? 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल पड़ा था, उसी समय स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का पर अधिकार। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर जो अधिकार हुए थे उनको देखते हैं। जैसे नेपाल है, नेपाल का 1816 में नेपाल को पर कब अधिकार हुआ था? 1816 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सिंध को 1843 में। सिंध को क्या किया गया था? अधिकार किया गया था 1843 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड एलनबरो। भूटान को 1865 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड लॉरेंस। गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लॉरेंस था। वर्मा को कब किया गया था? 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में। तो नेपाल को 1816 में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। सिंध को 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। भूटान को 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस के समय में। वर्मा को 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। डलहौजी कब से कब? 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। कौन? डलहौजी। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको देखते हैं। इसमें प्रश्न है, उसको देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन जब था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसको देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में किस पार्टी के टिकट पर? लिबरल पार्टी के टिकट पर क्या किए थे? ये चुनाव लड़े थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। पहले भारतीय भी बने थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये पारसी धर्म के थे और पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किए थे। कौन था? दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। यह विचार किसने दिया था कि भारत में यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त इंडिया टुडे के लेखक है। रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा। 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र का फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर के द्वारा की गई थी। कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सोरामपुर पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1855-56 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सोरामपुर पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? 1833 में।
भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 के काल को डाकू का राजा कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू का राज कहा था। डाकू का राज कहा था। डाकू का राज। अब देखते हैं उस समय प्रमुख कृषि पद्धतियाँ क्या थी। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ: तीन कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। किसके समय? तीन कठिया प्रथा के समय। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापार भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदियों से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। किसके द्वारा? अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अब देखते हैं इसको, भू राजस्व व्यवस्था। इसको आप लोग देख लीजिएगा, चार्ट में दिया हुआ है। यहाँ से हम चलते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? रैयतवारी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? रैयतवारी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवारी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्न के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। किसके प्रयास से? तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। गवर्नर जनरल ने वारेन हेस्टिंग्स ने इराजदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रयास भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो ये इतना टॉपिक हो गया। और फिर कल के वीडियो में हम बताएंगे इसके आगे 1857 के क्रांति पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल पर नया होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 1857 की क्रांति से नेक्स्ट की टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।